क्या ही बोलूँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एवरेज होंगे, लो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी होंगे तो कितने ही ज़्यादा होंगे, और ये रिजल्ट तो मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल कर ही नहीं रहा था। आओ दिखाता हूँ। टोटल टेस्टोस्टेरोन मेल, इसमें दिखा रहा है 300 से 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, बट कभी कभी 1100 तक भी होते हैं। अब मेरा पता है कितना है, गैस मारो जल्दी से, तब तक मैं रिपोर्ट खोलता हूँ। 1 mg। अब इसमें ना बहुत सारे टेस्ट हैं, ये मैंने क्यों कराया तो मैं बाद में बताता हूँ, बट इसमें एक टोटल टेस्टोस्टेरोन का भी टेस्ट है। पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बाकी टेस्ट जो भी है ना, कुछ भी 1% भी कहीं ऊपर नीचे नहीं आया। 1136। बट आज मैंने क्या करा, मेरे को 2 घंटे हो गए ये रिसर्च करते हुए कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बढ़ता है। और अगेन किसी सप्लीमेंट गोली का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअल फैक्ट है, जो रीज़न है वो शेयर करूंगा। और 3 पॉइंटर में इसको डिवाइड करते हैं। पहला एंड ऑब्वियस इज द डाइट। आ जाओ बोर्ड पे। अब मोस्टली हमें पता होता है क्या हमारी बॉडी के लिए सही है, क्या खराब है, बट आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो चीज़ खराब है वो क्यों खराब है और कितनी खराब है। पहला एंड द ऑब्वियस पॉइंटर, जंक फूड। जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड क्या करता है हमारी बॉडी में, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता क्या है, फ्री रेडिकल का। अभी समझाता हूँ सब कुछ, तुम्हें मजा आ जाएगा जान के, क्योंकि एक टाइम को मुझे भी नहीं पता था। बॉडी में ज्यादा हो जाना किससे, एंटीऑक्सीडेंट से। अब ये फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी में खुद भी बनता है और हमें बाहर से भी मिलता है, जो कि नहीं चाहिए होता है। अगेन जरूरी है ये दोनों चीजें, बट होता क्या है, जब फ्री रेडिकल ज्यादा हो जाता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब फ्री रेडिकल ज्यादा कैसे हो रहा है, डाइट से, मेनली डाइट से, सेकेंडली स्लीप से भी, या फिर और ऐसी गंदी आदतें जैसे पैगी बना दिया, ड्रिंक करना, स्मोक करना। और जब ये फ्री रेडिकल बॉडी में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं उसके। टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे चले जाएंगे, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी बॉडी में, एज तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी करेगी, एंड इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से तुम अपनी एज से ज्यादा आगे दिखने लगोगे। सिर्फ बाहर बाहर की बात नहीं है, इंटरनली भी तुम फील भी ज्यादा एज की तरह ही करोगे। अगेन बेकार चीज है। एक और क्या एग्जांपल लें, स्किन खराब हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल ही खाना ही नहीं, अवॉइड करना है, खाओ बट मॉडरेशन में, या फिर ऑब्वियसली जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। और सीधी बात है, ये एक बार खाने से कुछ नहीं होगा, 2 बार खाने से कुछ नहीं होगा, ये चीज कंपाउंड होती जा रही है, होती जा रही है और होती ही जा रही है। तुमने जो बचपन में भी खाया हुआ है ना, वो भी अभी तक बॉडी में टिका पड़ा है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट। एवरीथिंग काउंट्स। अब सबको पता होगा चीनी हमारी बॉडी के लिए खराब है, बट क्यों खराब है आज बताता हूँ। अब ये टेस्टोस्टेरोन को तो कम कर ही रहा है, बट एक चीज मेरे को समझानी है जो मेरे को भी नहीं पता थी पहले। देखो, हमने कुछ खाया, ये चम्मच है, उससे क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, और फिर हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया, थोड़ा इधर की तरफ बढ़ गया, पर बढ़ गया। अब वो जो स्पाइक्ड ब्लड शुगर है, उसको सेल तक पहुंचाने के लिए हमारी पैनक्रियाज रिलीज करती है इंसुलिन। इसने इंसुलिन रिलीज करा, ब्लड शुगर से चला गया ये हमारे सेल्स में, ये है इंसुलिन। ये थोड़ी सी खिचड़ी बन गई, पर तुम अगर समझ गए ना तुम्हें मजा आ जाएगा। तुमने क्या, मैं भी खाता हूँ, हमने खाई चीनी, ये चीनी है, तो होगा क्या, जो ब्लड शुगर है ना वो एकदम बढ़ जाएगा। अब उस बढ़े हुए ब्लड शुगर को सेल्स तक पहुंचाने के लिए पैनक्रियाज बहुत सारा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। बहुत सारा इंसुलिन बना तो तुम्हें एक सडन स्पाइक तो मिलता है एनर्जी में, बट अब हो क्या रहा है, एक टर्म तुमने सुनी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट। यार ये बोर्ड पे नहीं समझ, कैसे समझाऊं मैं इसको, ये तो पूरा आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी इस पे तो अलग से। इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, जब जो ग्लूकोज है वो ब्लड से सेल्स तक नहीं पहुंच पाता और वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और फिर हमारा ब्लड शुगर बढ़ जाता है बॉडी में। और अगेन इंक्रीज ब्लड शुगर के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, जो कि अगेन टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो जाएगा, एज जल्दी करोगे तुम, और तुम्हारी रिकवरी भी खराब हो जाएगी। मोर इंपॉर्टेंटली तुम लो फील करोगे, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हें मिल ही नहीं रही, वो ब्लड शुगर में घूमते जा रहा है सब कुछ। और फिर एक स्टूपिड एग्जांपल देके समझाता हूँ, अगर तुम्हारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई एक बार को, तो क्या होगा, डायबिटीज तो होगा ही, बट बात उसकी नहीं है। अब मान लो ये है ग्लूकोज, ये है पैनक्रियाज, नहीं ये है वो इंसुलिन। अब मान लो तुमने एक जो खाना खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, और इतने ग्लूकोज के लिए इतना इंसुलिन चाहिए। पर अब होगा क्या, जब तुम शुगर खाओगे तो ग्लूकोज एकदम से बढ़ जाएगा, और एकदम से बढ़ाने के लिए बॉडी ने एकदम बहुत सारा इंसुलिन बना दिया।
अब होगा क्या, जब ये कहानी चलती रहेगी और तुम्हारी पैनक्रियाज इंसुलिन छोड़ती रहेगी, पर जो ग्लूकोज है ना वो तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे सेल में नहीं पहुंच पाएगा एनर्जी के लिए, और इसी वजह से होता है डायबिटीज, ब्लड शुगर स्पाइक। ऑल्दो ये सब कहानी जो मैंने बताई है डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं थी, बट हाँ इसका एक साइड इफेक्ट है टेस्टोस्टेरोन कम होना। थर्ड रीजन, अवॉइड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ कैलोरी डेफिसिट। अब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है, सीधी बात है, बॉडी को फ्यूल कम मिलेगा तो वो उन फंक्शंस को प्रायोरिटाइज करेगी जो ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होगा ही होगा। इसलिए जब भी कट पे हम जाते हैं, कम कैलोरीज खाते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप होता ही होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट, 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी हैं टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए। इनकी डेफिशिएंसी अगर तुम्हें हो रही है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा ही जाएगा। विटामिन डी, जिंक और मैग्नीशियम। विटामिन डी की बात करें तो ये हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी सनलाइट कहाँ से ले लोगे तुम फिर इतनी सनलाइट हम कहाँ से ले लेंगे। इसमें रेंज लिखी है 30 से 100, मेरा अपर रेंज में ही आया है। और जबकि मैं क्या करता हूँ, डी को कैसे सप्लीमेंट करता हूँ, मैं हर 15 दिन में एक बार खाता हूँ, मतलब महीने में 2 बार। जिंक और मैग्नीशियम को तुम सप्लीमेंट कर सकते हो टैबलेट्स के थ्रू, बट मैं नहीं करता हूँ इनको। जो चीज़ हमें खाने से मिल सकती है उसको मैं खाने से ही पूरा करना प्रेफर करता हूँ। लास्ट एंड द फाइनल पॉइंट, ये बहुत ज़रूरी है, इंक्रीज योर फैट इनटेक। लास्ट पॉइंट। अब पास्ट में मैंने भी कभी फैट इनटेक पे ध्यान नहीं दिया, मैं बस प्रोटीन इनटेक देखता था और कैलोरीज पूरी करता था। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही बनाना डाला, दूध डाला, ओट्स डाला, पी लिया शेक, या फिर ओट्स में प्रोटीन मिलाया, काम खत्म। बट प्रोटीन ठीक है, ज़रूरी है, बट द थिंग इज कि जितना ज़रूरी प्रोटीन है ना, उतना ही ज़रूरी फैट्स भी है। और सीधी बात है, मिनिमम 1 ग्राम ऑफ फैट पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना ही चाहिए। अगर तुम 70 किलो के हो तो मिनिमम 70 ग्राम ऑफ फैट इनटेक तो रखो ही रखो। और पर्सनली तुमने मेरा देखा ही होगा, मैं सीड्स बहुत खाता हूँ। मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ फैट सीड्स ही है, और उसका एक पॉजिटिव ये भी है कि मेरे को बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे या इन जनरल भी फैट्स की इतनी बात इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एज सच बिजनेसेस के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। एज सप्लीमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला सप्लीमेंट हमारे दिमाग में वे प्रोटीन या फिर जो भी प्रोटीन सप्लीमेंट है वो आता है। ऑब्वियसली वो ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मत लो मत खाओ, मैं खुद खा रहा हूँ, ये बड़ा स्टैक मेरा। बट फैट को भी उतना ही प्रायोरिटाइज करो, उतना ही ट्रैक करो जितना तुम प्रोटीन को करते हो। बात खत्म। पॉइंट नंबर 2, फिर बोलोगे तुम नींद की बात कर रहा है, बट इट इज व्हाट इट इज। मैं तो ये बोलूंगा कि डाइट से ज्यादा जरूरी नींद है, क्योंकि अगेन टेस्टोस्टेरोन वाली बात से इसको रिलेट करें तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हमारा रात को ही होता है और वो थ्रू आउट द डे कम होता जाता है। सीधी बात है, जितनी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा। और एग्जांपल मेरा खुद का ही है। और एक चीज़ और बता दूं, अब चाहे जिस भी रीज़न से, वो साफ कपड़े हैं मैं तो तय करके रखता हूँ अब चाहे जिस भी रीज़न से नींद पूरी नहीं हो पा रही, तुम उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, तो एक टिप देता हूँ, उसको हमेशा फॉलो करो, चाहे कुछ हो जाए उस पर स्टिक रहो, उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाएगा। वो टिप ये है कि कभी भी खाना खा के मत सो। ऑफिस जाना है तुम्हें या फिर जो भी रीज़न है, पैक कर लो, एटलीस्ट 3 घंटे का गैप रखो। अगर मील बड़ी है तो 4 घंटे भी रख सकते हो। सोने से 3 घंटे पहले कुछ मत खाओ। अभी एग्जांपल देता हूँ इसका, ये देखो, ये मेरे वूप का स्टैट्स है। कल मैं सोया हूँ 10 बजे और सुबह उठा हूँ 5:20 पे, और मेरी रिकवरी देखो 91% है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जल्दी सोने की वजह से मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गया था और मेरी बॉडी एक्चुअल में रेस्ट फेज में थी, उसके पास और कुछ काम नहीं था खाना पचाने का या फिर कुछ और वो प्रॉपरली रिकवरी पे ध्यान दे रही थी। और कल मैंने अपना डिनर 6 बजे कर लिया था, तो 4 घंटे का गैप मिल गया। या सीधी बात बताऊं तो कल मेरी बॉडी को 6.5 घंटे की नींद की ही ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि जो 6.5 घंटे की मैंने नींद दी वो ढंग से दी। अब तुम्हें ऐसे दिन का एग्जाम्पल देता हूँ जब मेरी नींद ये देखो मैं कितनी देर सोया हूँ, इसमें देखो ऑलमोस्ट 9 घंटे सोया हूँ और रिकवरी देखो कितनी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहाँ मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट 63 है, 13 बीट्स का फर्क पड़ गया। मैं खाते ही लेट गया और जो 8.5 घंटे में सोया हूँ ना, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि मेरी बॉडी उस टाइम खाना ही पचा रही थी। तो सीधी बात है, कुछ भी करके सोने और डिनर के बीच में 4 घंटे का गैप बनाओ। मुझे नहीं पता कैसे ही बनाओ, 4 या 3 का तो बनाओ एटलीस्ट। अब मुझे नहीं लगता कि तीसरा पॉइंट एज सच डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा पूरा चैनल फिटनेस के अराउंड ही है। और तीसरा पॉइंट बस ये है कि
डेली वर्कआउट करो। बट स्टिल एक टिप देनी होगी तो मैं ये कहूँगा कि कंपाउंड लिफ्ट से दूर मत भागो, और पर डे एटलीस्ट एक एक्सरसाइज तो ऐसी रखो जो एक कंपाउंड लिफ्ट हो या फिर जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स यूज हो। जैसे आज मैं बैक ट्रेन कर रहा हूँ तो मैं डंबल रोइंग रखता हूँ, लेग प्रेस हो गई, स्क्वाट्स हो गई, आरडीएल्स हो गई, बेंच प्रेस हो गई, डंबल प्रेस हो गई, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। पर ये चीज़ वैसे डिस्कस करने वाली नहीं थी, बट ये मैंने इसलिए करी क्योंकि आजकल ना ट्रेनिंग बहुत चेंज हो गई है। मैं जिस जिम में जाता हूँ मैं रेयरली किसी को स्क्वाट रैक पे खड़ा देखता हूँ। 3 स्क्वाट रैक हैं, तीनों खाली रहते हैं, कोई नहीं कर रहा होता कुछ उस पर कभी भी।